जय श्री कृष्ण। मैं हर्षराज सिंह चौहान आपके सामने फिर हम जिसको कंटिन्यू कर रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर तक पहुँचे थे हम। उसके बाद में हम पहुँचे थे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो एटम होता है वो खोखला होता है, उसका 99% हिस्सा खाली होता है और 1% हिस्सा में न्यूक्लियस होता है जिसमें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। हमने और फर्दर आगे पढ़ा कि प्रोटॉन एटम के कई सारे कण मिले, जैसे कि आपका पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। जैसे पॉजिट्रॉन की बात करें तो वह किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो चार्ज होता है, उसके बराबर पॉजिट्रॉन का मास और चार्ज होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स का मतलब होता है आपके ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, जैसे कि आपका ऑक्सीजन है, मतलब आप भाई कह सकते हो। आइसोटॉप्स का मतलब होता है कि ऐसे एटम्स, किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के ऐसे एटम्स जो रासायनिक गुण सारे किसके रखते हैं? उस एटम के रखते हैं। उदाहरण के लिए हम हाइड्रोजन का लें। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिसको अपन आइसोटॉप्स कहते हैं, प्रोटियम, डायट्रियम और टाइट्रियम। तो जो प्रोट्रियम होता है वो आपका नॉर्मल पानी जिससे आप पीते हैं, डायट्रियम भारी जल D2O और ट्राइट्रियम। इस भारी जल का जो प्रयोग होता है वो आपका होता है परमाणु भट्टी में, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो हम पढ़ रहे हैं आइसोटोप के बारे में। तो आइसोटोप के बारे में हमने जाना कि किसी भी परमाणु की जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, किसी भी परमाणु की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उसके बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के कारण होती हैं। अगर उसकी बाहरी, मतलब जैसे बता रहा हूँ, कोई भी एटम ए है, एटम बी है, जैसे अपन पानी का एग्जांपल लेते हैं, H और H2O में 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, आप सभी जानते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वो अपने बीच में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो किसी भी, जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं। हम केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि जब रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी से रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट से अलग होती है। जैसे कि हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है जो कि बहुत ही ज्वलनशील होती है, और एक आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ, मतलब आग लगाने में सहायता करती है। कौन सी? ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन होती है बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील है। दोनों विपरीत प्रवृत्ति की, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका H2O आग बुझाने काम आता है। तो कहने का मतलब जब केमिकल रिएक्शन होता है तब आपके बिल्कुल ही जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। किन से? जो रिएक्टेंट जिससे वो बनाए। हम चल रहे थे आइसोटॉप पे। तो मैं इस टॉपिक को मैंने आइसोटॉप में इसलिए डाला कि किसी भी एटम या एलिमेंट की उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता है? बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन। तो आइसोटॉप्स जो होते हैं उनके बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, चाहे वो प्रोटियम हो, डायट्रियम हो या ट्राइट्रियम हो। ये तो हमने लिया हाइड्रोजन का एग्जांपल। अब हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, किसका? कार्बन का। कार्बन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12 प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और कार्बन 13 प्रकृति में बहुत ही कम मात्रा में होता है। कार्बन 13 का यूज़ होता है आपके कार्बन डेटिंग पद्धति। अब आप पूछोगे कि सर कार्बन डेटिंग क्या होती है? समझाने आए हैं वही समझाते हैं। कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि जैसे कि एक जीवित जीव है, वो अपने जीवन में, जैसे कि बता रहा हूँ, कार्बन 12, कार्बन
12, कार्बन 12 और कार्बन 14। तो एक जीवित जीव, चाहे पेड़ हो चाहे इंसान हो, तो जब वो जीवित है तो वातावरण में कार्बन 14 का और कार्बन 12 का, जैसे एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक भाग कार्बन 12 का है और एक दो भाग कार्बन 14 का है। तो जीवन भर एक पेड़ होता है, वह स्टोमेटा अपने पत्तियों में मौजूद रंध्रों से, एक इंसान है, एक जीव है, श्वास लेता है। तो श्वसन के माध्यम से जो ऑक्सीजन जाती है उसकी हर कोशिका तक पहुंचती है। तो उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचती है। और कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो वो C है, तो वो कौन सा हो सकता है? कार्बन 12 और कार्बन 14 हो सकता है। अब आपका वो शरीर में पहुंचा, तो जब तक एक जीव जीवित है, उसके जीवन काल में उसने श्वास ली, तो तब तक वह कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशो है, अनुपात है, वह प्रकृति में मौजूड और उस जीव के शरीर में मौजूद सेम रहता है, जैसे कि जब तक जीवित है। लेकिन अगर वही जीव मर गया, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपके डायनासोर की हड्डियाँ मिली, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये कितने वर्ष पुरानी है? जैसे आपके कोई आपको कार्बन डेटिंग की जाती है, जैसे कि आपने अभी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, ज्ञानवापी नहीं, सॉरी, कोई पुराना मोन्यूमेंट है, उस मोन्यूमेंट के अंदर यह कितना वर्ष पुराना है कैसे पता किया जाता है? तो आपके कार्बन 14 के माध्यम से। जैसे कि कोई जीव है, जैसे कि कोई हिरण था किसी ज़माने में, जैसे कि वो मर गया और ज़मीन में गड़ गया, तो उसकी हड्डियां जो मिलेंगी, तो कार्बन 14 और कार्बन 12 जो रेशो है वो क्या होगा? देखो, कहने का मतलब, एक होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एक होता है आपका नॉर्मल एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव परमाणु और नॉर्मल परमाणु में अंतर यह होता है कि नॉर्मल परमाणु होता है वो आपका उसी फॉर्म में रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव मतलब, आपके रेडियो एक्टिव होने का मतलब कि अनस्टेबल एटम, अनस्टेबल एटम होता है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा किरणें निकालता है। तो जब कोई जीव मर जाता है तो उसके शरीर में मौजूद, उसकी हड्डियों में मौजूद कार्बन 14 है, वो रेडियो एक्टिविटी की होने की वजह से अपने अंदर से बीटा रेज निकालता है, जिसकी वजह से वो कार्बन 14 चेंज हो जाता है नाइट्रोजन में और हवा में मिल जाता है। तो जैसे कि हमने आइसोटॉप की बात की, मतलब आइसोटॉप के ऊपर चल रहे हैं हम, तो आइसोटॉप के अंदर आपका जो कार्बन 14 कार्बन डेटिंग मैंने आपको समझाई, तो उसमें एक हाफ लाइफ होता है रेडियो एक्टिव किसी एलिमेंट की। रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हाफ लाइफ का मतलब, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे कि आपने 100 ग्राम रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, तो मैंने क्या कहा कि यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसको नाम ही इसलिए दिया जाता है कि वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब, अगर अपन रियल लाइफ एग्जांपल दें, तो एक आदमी होता है जो कि बिल्कुल ही कमा कर अपने घर बार को संभाल रहा है, बिल्कुल स्टेबल है। और एक आदमी होता है जो कि अपने रियल, मतलब ज़िंदगी में सीधे रास्ते पर नहीं चलता है, वो अपने पैसे को इधर उधर बर्बाद करता है या गलत रास्ते पर है, तो वो अनस्टेबल एटम कह सकते हो आप। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एक आदमी पैसा नहीं था, अचानक से पैसा आ गया, उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ गई। अब वो दोस्तों को लाएगा, भाई समाज के लोगों को इकट्ठा करेगा, भाई पार्टियाँ करेगा, ले दे के उसके पास में जो एनर्जी थी, पैसा था, वो खर्च हो गया। अब वो स्टेबल एटम बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, उसी प्रकार आपका जो नाइट्रोजन है वो किससे रिलीज हो जाएगा? उस हड्डी से। मैंने आपको क्या बताया, वापस सुनिए मेरी बात, कि जब तक वो जीव जीवित था, उसके शरीर में मौजूद कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशो प्रकृति में मौजूद कार्बन 12 और कार्बन 14 के रेशो के बराबर था। लेकिन उसके मरने के 5,000 या 10,000 साल बाद उसमें मौजूद कार्बन 14 जो है किसमें चेंज हो गया? नाइट्रोजन में। क्यों? मैंने आपको बताया, रेडियो एक्टिविटी की वजह से। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? एक एटम अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने अंदर से अल्फा बीटा या गामा किरणें निकालता है, तो वह स्टेबल होता है। तो उसके अंदर का जो कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशो, तो वो डाउन हो गया।
तो वो जिस क्वांटिटी में डाउन हुआ है, जिस रेशो में वो नीचे गिरा है, उस रेशो को उसकी हाफ लाइफ से, जिसकी हाफ लाइफ है 5730 वर्ष, तो उस तरीके से आप उसकी कार्बन डेटिंग का पता लगाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके सबसे ज़्यादा समस्थानिक पॉलीनियम 42। कितने? 42। कई सारे आपके आइसोटॉप्स होते हैं जो कि आपके आर्कियोलॉजी में आपको बता, आर्कियोलॉजी का मतलब कि ज़मीन से खोद के जो अलग अलग चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे कि आपकी हड़प्पा सभ्यता है, लोथल, इसमें जो मिलने वाली चीज़ें थी वो कितने वर्ष पुरानी थी, उसको पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का पद्धति का प्रयोग किया गया था। अब आपके मेडिकल सेक्टर के अंदर भी आइसोटॉप्स का यूज़ होता है। तो मेडिकल सेक्टर के अंदर कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैंने आपको क्या कहा, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए अल्फा बीटा या गामा किरणें, तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो निकालता है अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो जब किसी आदमी को कैंसर होता है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन ट्यूमर के अंदर आपका किसका यूज़ किया जाता है मेडिकल सेक्टर में? कोबाल्ट का। कोबाल्ट 60 है। तो जब कोबाल्ट 60 होता है, वह आपके आप कीमोथेरेपी, जिसने आपने नाम सुना हो, कीमोथेरेपी समझाता हूँ। तो कीमोथेरेपी जो है, तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जिस आदमी को कैंसर है, जैसे ब्रेन ट्यूमर है, तो उसको उसके मतलब रेस छोड़ी जाएंगी, मतलब जो कोबाल्ट 60 की, क्या चाहे वो अपने अंदर से बीटा रेज निकाल रहा है, तो वो बीटा रेज एक बीम के फॉर्म में उस आदमी के ब्रेन में डाली जाएंगी, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। मतलब जो व्यक्ति ब्रेन कैंसर से, ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है और जिसकी कीमोथेरेपी चल रही है, उसके गला काला पड़ जाता है, उसके सर के बाल चले जाते हैं, वो गंजा हो जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो किरणें होती हैं वो उसके बालों की जड़ों को जला देती हैं और उसके ब्रेन ट्यूमर को मतलब एज ट्रीटमेंट के फॉर्म में उसे कीमोथेरेपी दी जाती है। तो आपका कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ा। आइसोटॉप्स में क्या पढ़ा? प्रोट्रियम, डाइट्रियम, टाइट्रियम। प्रोट्रियम से H2O, D2O बनता है डाइट्रियम से, जो कि आपके नाभिकीय संलयन में काम आता है, और ट्राइट्रियम। और हमने क्या पढ़ा? और हमने कार्बन 12, 13, 14 बराबर। कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं है, 13 नहीं है, कार्बन 14 है। ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किस में चेंज होता है? नाइट्रोजन में। ओके। उसके बाद में अपने पढ़ा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के बाद में हमने पढ़ा कोबाल्ट 60 का मेडिकल यूज़, किसमें? कीमोथेरेपी में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।